आधुनिक भारत का इतिहास। यह नोट्स परीक्षावाड़ी और यश के पांडे जैसे महत्वपूर्ण किताबों का निचोड़ लेकर के बनाया गया है। ये प्री कम बेंच दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। इस वाले वीडियो श्रृंखला में हम लोग बंगाल में द्वैत शासन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले में बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ठीक है। और इन सब की पृष्ठभूमि पूरा लगभग हम लोग 5-6 लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अब इस वाले में बंगाल में जो द्वैत शासन था 1764 22 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाते हैं। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से यहाँ पे बुलाते हैं संधि करने के लिए शाह आलम द्वितीय के साथ और सुजाउद्दौला जो नवाब का शासक था, अवध का शासक था, उसके साथ आई। अब बंगाल में द्वैत शासन के बारे में इस चर्चा करते हैं करके बक्सर विजय के बाद 1765 ईस्वी में, ध्यान से देखिएगा, बक्सर विजय के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल का प्रशासन सीधे अपने हाथों में लेकर के ठीक है शासन द्वारा शासित करना शुरू कर दिया। ठीक है। द्वैत शासन का मतलब ये हुआ कि राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने तो अपने पास रखा, लेकिन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नवाब के ऊपर था। ठीक है। पर इस शासन में अंग्रेजों ने प्रशासन अपने हाथों में रखा, जबकि इस क्षेत्र से राजस्व वसूलने के लिए राजस्व नियंत्रण निजाम अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदारों को दे दिया। द्वैत शासन के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल में लूट-पाट के युग को शुरू कर दिया, जिसके असर ठीक है बंगाल के ऊपर नकारात्मक रूप से पड़ा। द्वैत शासन परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का पहला अकाल 1770 ईस्वी में पड़ता है। ठीक है। द्वैत शासन में मतलब बंगाल में इस तरह से लूट-पाट मचाए कि वहाँ पे लोगों के पास साल भर खाने के लिए अनाज तक नहीं बचता था किसानों के पास। इसलिए बुद्धिजीवियों ने द्वैत शासन की आलोचना की। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे उसमें शिक्षित लोग थे, वे द्वैत शासन की आलोचना करते हैं। बंगाली इतिहासकार के.एम. पडिक्कर महोदय ने कहा कि 1765 से 1772 तक द्वैत शासन का काल डाकुओं का काल था। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जो के.एम. पडिक्कर हैं ये इस बात की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि जो अंग्रेजों का शासन काल बंगाल में 1765 से 1772 के दौरान था, ये डाकुओं का काल था। जबकि इतिहासकार पर्सिवल ठीक है पर्सिवल स्पीयर महोदय ने कहा कि यह काल लूटपाट का काल था। इसलिए वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैत शासन मतलब है कि राजस्व वसूलने का अधिकार किसी और के पास है और प्रशासन चलाने का अधिकार किसी और के पास है। रॉबर्ट क्लाइव चाहता तो बंगाल में द्वैत शासन को न लागू करके सीधे अपने हाथों में ले सकता था, लेकिन देखिए अब ये हुआ कि ये बंगाल के प्रशासन को सीधे-सीधे अपने हाथों में अंग्रेज क्यों नहीं ले पा रहे हैं, लेते थे उस समय 1764 युद्ध जीतने के बाद। देखिए आप पीछे वाले लेक्चर में देखे हैं कि जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, उनके पास 50,000 सैनिक थे। ठीक है। उनके पास 50,000 सैनिक थे, ये मात्र 7200 सैनिकों से युद्ध जीत जाता है। कौन? जो रॉबर्ट क्लाइव था उस समय। ठीक है। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव नहीं। ठीक है। उस समय जो 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, उस समय जो कि हेक्टर मुर्मू था। ठीक है। हेक्टर मुर्मू। अब हेक्टर मुर्मू इस युद्ध को जीतता है और इसमें फिर मुगल बादशाह और सिराजुद्दौला जो 3 थे ना उसमें, मीर कासिम, ठीक है, जो भगौड़ा नवाब कहते हैं, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, ये तीनों मिल करके हेक्टर मुर्मू से युद्ध लड़े, लेकिन हार गए। चूँकि हेक्टर मुर्मू के पास मात्र 7200 सैनिक थे, इनके पास 50,000 सैनिक थे, फिर भी हार गए। मतलब भारतीय सैनिकों की अयोग्यता यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। ठीक है। अब देखिए जो 1757 की प्लासी का युद्ध था, उसने तो ये सिद्ध कर दिया कि अब भारत में मुस्लिम शासन नहीं रहेगा। लेकिन अब ये प्रमाणित नहीं हो पाया कि अब इस समय मराठों का शासन होगा कि अंग्रेजों का शासन होगा, क्योंकि मराठी शक्ति भी उस समय, जो मराठा शक्ति था 1764 के आसपास 1761 तक, ठीक है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है उससे पहले तक, ठीक है, ये अपनी चरम शक्ति पे थे सभी। ठीक है। मराठों ने अपने कई बार इन सबों को भी पेंशन भोगी बनाते हैं, शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बनाते हैं, दिल्ली में लाकर के बैठाते हैं। मतलब ये भी चरम शक्ति पे इनकी शक्ति थी। इनकी भी शक्ति एकदम अपने उच्चतम स्तर पे थी। अंग्रेजों के पास उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन एक कूटनीतिक रूप से बहुत चालाक थे। ठीक। जब 1764 का बक्सर युद्ध हो जाता है, ठीक,
अब भारत के 3 राजाओं को, 3 प्रेसिडेंसियों को एक साथ करके ये हराते हैं, ठीक है, 3 रजवाड़ों को एक साथ, विशेष रूप से जो भारत का मुगल बादशाह था उसको हराने के बाद अब ये प्रमाणित हो गया कि भारत पे अब अगला जो शासन होगा वो अंग्रेजों का होगा। करके इतिहास जेम्स इस सरकार ने, ठीक है, जीएन सरकार ने यह स्वीकार किया कि 23 जून 1757 को मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो गई, जबकि इसी दिन में आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। ठीक है, 23 जून 1757 को अब ये सिद्ध हो गया कि भारत में मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का शासन नहीं होगा। इनका मानना यह था कि मध्यकालीन भारत की लगभग सभी स्थितियां यहीं से समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि अन्य इतिहासकारों ने जीएन सरकार की बात को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना यह था कि 1757 की प्लासी युद्ध के विजय के बाद मध्यकालीन भारत में सभी परंपराएं विद्यमान रही हैं। इसी तरह ठीक है, घटना विशेष को स्वीकार करके यह मानना बड़ा कठिन है कि 1757 में ही मध्यकालीन भारत का युग की समाप्ति तथा आधुनिक भारत के युग प्रारंभ हुआ। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के बाद कई परिवर्तन तो दिखाई देने को मिला ही था, जबकि आधुनिक भारत के प्रारंभ होने का संकेत भी था। ठीक है, अब देखिए ये मेंस लेवल पे जो 200-250 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर 250 नंबर के, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, देखिए प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, इनकी क्या परिणाम देखने को मिलते हैं लगभग 200 शब्दों में। ठीक है, बक्सर के युद्ध का क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ बक्सर के युद्ध का, बंगाल में द्वैत शासन क्या था और इसकी बंगाल के समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। द्वैत शासन का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा, जहाँ पे 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था, उसमें लगभग 10 से 11 लाख लोग एक साथ मारे गए थे खाने के बिना। जबकि क्या 1757 के प्लासी की घटना को हम आधुनिक भारत की शुरुआत मान सकते हैं। देखिए 1757 के बाद इसमें बहुत सारे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ हद तक मान सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं। करके वीर शिवाजी और मराठा साम्राज्य का इतिहास अब देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये पैरेलल चल रहा है। ठीक है, उधर अंग्रेजों का उदय हो रहा है, अधर इनकी शक्तियाँ अपने ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया भारत में वो मराठों ने किया। ठीक है, अंग्रेजों में का भारत में किसी ने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया है तो वो मराठों के द्वारा किया गया है। वीर सावरकर ने 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में, ठीक, वीर सावरकर ने 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तरित कर दिया। ठीक है, मतलब इन क्षेत्रों में भी शासन विस्तार हुआ। मराठा का उदय तो महाराष्ट्र से होता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद भी ये लोग गुजरात, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में इनका पूरी तरह से विस्तार। शिवाजी के बाद जो उनके अधिकारी होते हैं, ठीक है, संभाजी, राजा राम प्रथम और शिवाजी द्वितीय। संभाजी और राजा राम द्वितीय मराठा छत्रपति बनते थे। ठीक है, ये दोनों साहू जी और राजा राम द्वितीय मराठा छत्रपति बने थे। छत्रपतियों के समय के काल में ही पेशवाओं का शासन काल भी शुरू हो जाता है और पेशवाओं में क्रम यह था। ठीक है, देखिए जो साहू और संभाजी, राजा राम द्वितीय ये छत्रपति बनते हैं, इन्हीं के समय जब छत्रपति पद बनता है तब पेशवाओं का एक कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधव नारायण राव और अली पेशवा। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, मतलब इन लोगों का अध्ययन करेंगे किसके बारे में, क्योंकि मराठा साम्राज्य के उदय के कारण, मराठा साम्राज्य के उदय के एक नहीं बल्कि अनेक कारण विद्यमान थे। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति देखिए, महाराष्ट्र जैसे कि अंग्रेजों को भारत में उदय कैसे होता है, ये अपनी शासन कैसे बनाए थे, ये पीछे हम लोग चर्चा की हैं। अब इसी तरह से मराठों का भारत में उदय कैसे होता है, इसका अनेक कारण है। महाराष्ट्र प्रदेश का भूखंड अनउपजाऊ प्रकार का था। ठीक है, जो महाराष्ट्र का भूखंड अधिकतर क्षेत्र देखेंगे वो अनउपजाऊ है। ठीक, जहाँ की मिट्टी पथरीली प्रकार की थी। यह प्रदेश ऊबड़ खाबड़ प्रदेश
यह प्रदेश उबड़-खाबड़ प्रदेश के रूप में विद्यमान था। यहाँ पर घने वृक्ष और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती थीं, अर्थात यहाँ की जलवायु ने ही महाराष्ट्र के लोगों को अत्यंत संघर्षशील बना दिया। शिवाजी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और उदार था। ये अत्यंत सोच समझ कर के निर्णय लेते थे। इनके पीछे शिवाजी की माता जीजाबाई का सरल व्यक्तित्व था। धार्मिक सुधार आंदोलन उसका मराठों के उदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र में एक समय मराठी संतों जैसे कि एकनाथ, तुकाराम, रामदास जी ने मराठियों में एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था। इनका प्रभाव मराठा राज्य के उदय के ऊपर एक सकारात्मक रूप से पड़ता है। देखिए, शिवाजी का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लीजिए। 1727 ईस्वी में ये पैदा होते हैं। 1627 में इनका जन्म होता है और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1627 में ही ये औरंगजेब की मृत्यु होती है, शिवाजी पैदा होते हैं। सॉरी क्या ये जो जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है, 1627 में शिवाजी पैदा होते हैं और 1627 में शाहजहां शासन स्थापित गद्दी पे बैठता है। शिवाजी का जन्म वर्ष 1627 ईस्वी महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित शिवनेर देवी मंदिर में हुआ था। इनका नाम शिवाजी पड़ा था। ठीक है, इनका नाम इसलिए शिवाजी पड़ा था क्योंकि शिवनेर देवी नाम के मंदिर था, उसी मंदिर में शिवाजी का जन्म होता है और उसी के आधार पर इनका नाम शिवाजी पड़ जाता है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के संरक्षक का नाम जो कि दादा कोंडदेव, जबकि गुरु का नाम इनका समर्थ रामदास थे। ठीक है, जो शिवाजी को राजनीतिक शिक्षा मिलता है वो दादा कोंडदेव से मिलता है और जो आध्यात्मिक शिक्षा शिवाजी को मिलता है वो आपका रामदास से मिलता है। शिवाजी के साम्राज्यवादी जो अभियान थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि शिवाजी ने दादाजी पंत की, ठीक है, दादाजी पंत की उपस्थिति में महाराष्ट्र में स्थित रायरी, ठीक है, रायरी की पहाड़ी पर स्थित रायेश्वर मंदिर में हिंदू पदशाही की स्थापना की और मराठा राज्य की स्थापना के लिए इसमें खाई, ठीक है, इसमें कस्में खाई और ठीक, देखिए इसमें कस्में खाई मतलब मराठा राज्य की स्थापना की कस्में खाई और इसके लिए तन मन धन से अर्पित करने के लिए कहा। इसके पश्चात शिवाजी ने अहमदानगर के निजाम शाही राजवंश को 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला, ठीक है, सिंहगढ़ का किला जीत लिया और इसके बाद शिवाजी ने तोरण, चकाना, सुपा, ठीक है, पनहाला या अन्य किलों की भी विजय की। फलतः शिवाजी के पास वर्ष 1665 ईस्वी तक 85 किले हो गए। अफजल खां और शिवाजी के मध्य जो संघर्ष था 1659 ईस्वी में, अफजल खां बीजापुर का सरदार था और इसने शिवाजी के दरबार में कृष्णाजी, ठीक है, कृष्णाजी भास्कर नामक एक राजदूत भेजा, ठीक है, शिवाजी के मिलने का समय मांगा। ठीक है, देखिए शिवाजी के दरबार में जो कि अफजल खां था, ठीक है, इसने एक कृष्णा भास्कर नामक दूत भेजा और उनसे मिलने के लिए बात करता है। ठीक है, फलतः शिवाजी ने अपना एक गोपीनाथ नामक दूत भेज करके मिलने का स्थल प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ महाराष्ट्र में क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं, ये महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ है, क्षेत्र को चुना करके अफजल खां के साथ प्रसिद्ध एक तलवारबाज सैयद बादा भी आया था। इन दोनों को वीर शिवाजी ने पराजित कर दिया और जिससे कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिवाजी का मान बढ़ गया। मतलब अफजल खां को और उसके साथ एक तलवारबाज सैयद बादा आया था, दोनों को इन्होंने पराजित किया और महाराष्ट्र क्षेत्र में शिवाजी के कद और ऊंचा हो जाता है। शिवाजी और शाइस्ता खां के साथ क्या संघर्ष था 1663 ईस्वी में। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, ठीक है, शाइस्ता खां जो था औरंगजेब का मामा था और सेनापति था। इसने शिवाजी को पराजित करने के लिए पूना में अपना एक सैनिक बेड़ा उतारा। कौन? शाइस्ता खां, औरंगजेब के कहने पर। शिवाजी जानते थे कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों से जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, चूँकि शिवाजी के पास सैनिक संसाधन कम थे और अंग्रेजों के
मुगलों के पास सैनिक संसाधन अधिक थे, इसलिए छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई। छापामार युद्ध करने का मतलब है कि लुक छिप करके मारना। इसको गोरिल्ला पद्धति भी कहा जाता है। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते हुए शिवाजी ने अर्धरात्रि में बरसात के समय शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण करके पुत्र फतेह खां का वध कर दिया और शाइस्ता खां बायां अंगूठा काट लिया। ठीक है, अब इसी झटके में शाइस्ता खां भी बीच में पड़ गया और उसका एक बायां अंगूठा कट गया। अब ये घबरा गया शाइस्ता खां। इस विजय के बाद शिवाजी, ठीक है, अब वो घबरा गया और रातों रात अपनी सेना पीछे हटा लिया। कौन? शाइस्ता खां। इस विजय के बाद शिवाजी का सम्मान और बढ़ गया। ठीक है, शिवाजी ने वर्ष 1664 ईस्वी में ही सूरत नगर पहली बार लूटा था। ठीक है, जो पहली बार 1664 में सूरत को लूटते हैं। इस समय यहाँ पर अंग्रेज मुखिया जॉर्ज ऑक्सडाइन था। ठीक है, जॉर्ज ऑक्सडाइन था यहाँ पे। शिवाजी और जय सिंह के मध्य संघर्ष 1665 ईस्वी से 1666 के मध्य होता है। जय सिंह कछवाहा राजा था। कछवाहा मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र का था। औरंगजेब का राजदूत से सेनापति था। ठीक है, औरंगजेब का राजदूत और सेनापति थे जय सिंह। जय सिंह ने वीर शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। फलतः दोनों के मध्य एक संधि होती है। ठीक है, पुरंदर की संधि कहते हैं, जो कि 20 जून 1665 ईस्वी को होता है। ठीक है, 20 जून 1665 ईस्वी को इनके मध्य संधि होता है। ठीक है, यह संधि शिवाजी और मुगलों के बीच, ठीक है, यह संधि शिवाजी और मुगलों के बीच में हुआ था। इसके द्वारा शिवाजी ने अपने 35 किलो और 23 किले मुगलों को दे दिए। ठीक है, अपने 35 किले में से जो 23 किले थे शिवाजी ने मुगलों को देना पड़ गया। ठीक है, अब इनके पास मात्र 12 किले ही बचते हैं शिवाजी के पास। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में भेजा, जहाँ पर पे इनको 5,000 का मनसबदार बनाया जाता है संभाजी को। शिवाजी का आगरा दरबार में पहुंचना 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा दरबार पहुंचते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए। पुरंदर की संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी आगरा पहुंचे और यहाँ पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जय सिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को दी थी। शिवाजी को मनसबदार के 5,000 वाले लाइन में खड़ा कर दिया गया। फलतः शिवाजी स्वयं को अपमानित महसूस किया और औरंगजेब के सामने ही विद्रोही, ठीक है, उसे विद्रोह कर दिया। मतलब औरंगजेब को उसके सामने उसको विश्वासघाती कहते हैं और वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। फलतः शिवाजी को कैद कर लिया गया और आगरा स्थित जयपुर भवन में मतलब इनको कैद कर दिया गया, नज़रबंद किया गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी जगह एक अपने हमशक्ल हीरोजी फरदंज, ठीक है, देखिए इसका नाम रखिएगा। शिवाजी मतलब ये कहते थे कि अपने जन्म दिवस पर फल वगैरह गरीबों में बांटते थे। ठीक है, बड़ी सी टोकरी में फल और मिठाइयाँ भर करके आती हैं और उसी में बैठ करके ये निकल जाते हैं। ठीक है, इनका जो हीरोजी फरदंद एक हमशक्ल था, ठीक है, उसको जेल में बैठाते हैं अपनी जगह पे और ये उस मिठाई वाली टोकरी में बैठ करके निकल जाते हैं। बिठा करके स्वयं मिठाई की टोकरी में बैठ करके बाहर निकल गए। इस समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, देखिए इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत डीप पूछता है, तो पूछ सकता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि कब दी थी। ठीक है, तो 1666 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक का आयोजन रायगढ़ में किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था? तो रायगढ़ में और 6 जून 1674 ईस्वी को। राज्याभिषेक के संपन्न करने के लिए शिवाजी ने वाराणसी के एक प्रसिद्ध संत गंगा भट्ट विश्वेश्वर को बुलाया था। ठीक है, इसका पूरा नाम गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट था, जो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, काफ़ी समय से बनारस में रहते थे। गंगा भट्ट ने एक कायस्थ धर्म प्रताप नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कायस्थ धर्म प्रताप, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? आपका गंगा भट्ट का। इसी समय तुलादान की क्रिया भी संपन्न की गई थी। ठीक है, जब ये रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं शिवाजी। लेकिन 17 जून 1664 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहांत हो गया। इसे शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक को अशुभ मान करके स्थगित कर दिया। 24 सितंबर 1664 ईस्वी को शिवाजी ने तांत्रिक तरीके से दोबारा, देखिए,
राज्याभिषेक संपन्न करवाया और इस बार उज्जैन का एक प्रसिद्ध तांत्रिक निश्चलपुरी गोसाई, ठीक है, इसका पूरा नाम निश्चलपुरी गोसाई को बुलाया, ठीक है, और इसके माध्यम से शिवाजी ने दूसरी बार 24 सितंबर 1674 ईस्वी को राज्याभिषेक करवाए थे। पहले जून 1674 को करवाते हैं, फिर दूसरी बार सितंबर 74 तांत्रिक विधि से। वो पंडित और धार्मिक मंत्र उच्चारण के साथ पहला राज्याभिषेक हुआ था, दूसरा तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक होता है। शिवाजी के अंतिम दिन, ठीक है, जब शिवाजी की मृत्यु होती है, शिवाजी ने अपने अंतिम समय में जिंजी का किला जीता था, ठीक है, कर्नाटक में जिंजी का किला कहाँ पे, कर्नाटक में शिवाजी के द्वारा जीता गया ये अंतिम किला था, ठीक है। वर्ष 1680 ईस्वी में ज्वार अर्थात बुखार के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1680 ईस्वी में। शिवाजी ने की कुल 7 पत्नियां थी, ठीक है, कुल 7 पत्नियां हैं, लेकिन उसमें 3-4 पत्नियों का नाम आपको याद रखना है, 3-4 पत्नियों का भी उल्लेख इतिहास में मिल जाएगा, ठीक है। शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थी, इनमें से पुतलीबाई नामक पत्नी सती हो गई थी, ठीक है, पुतलीबाई नामक पत्नी सती हुई थी। इनका कोई पुत्र नहीं था पुतलीबाई का, ठीक है, शिवाजी के साथ ही चीता पर उनके जलती हैं। ये शिवाजी किससे दूर रहती थी, शिवाजी इनको बहुत मानते नहीं थे पुतलीबाई को, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन के बारे में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शिवाजी के प्रशासन करके। शिवाजी के प्रशासन के मुख्य केंद्र के रूप में, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन था, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन के मुख्य केंद्र के रूप में जो कि केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन क्या है कि केंद्रीय प्रशासन के सर्वा शिवाजी थे, मतलब जो केंद्रीय प्रशासन था उसके सर्वा शिवाजी होते थे। शिवाजी ने केंद्रीय प्रशासन में अपनी सहायता के लिए अष्टप्रधान परिषद का निर्माण किया था और इस परिषद में कुल 8 मंत्री होते थे। ये अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते थे। अष्टप्रधान परिषद में सदस्यों में शिवाजी सचिव के रूप में भी काम करते थे, ठीक है, जो एक प्रधान थे, ठीक है, जो इनके मंत्री थे वो सचिव के तौर पे भी काम करते थे, लेकिन शिवाजी इनके सलाह या बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, ठीक है। अष्टप्रधान परिषद के सदस्यों में पेशवा एक प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था, ठीक है। मंत्री या वाकिया नवीस से गृह मंत्री का कार्य करता था। देखिए इस बात को ध्यान से रखिएगा, ये पूछा जाता है। वाकिया नवीस का काम क्या था, एक गृह मंत्री था। पेशवा उसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था। अमात्य या मजूमदार या राजस्व मंत्री था, ठीक है, अमात्य कहिए या मजूमदार कहिए, राजस्व मंत्री था। सचिव या सुरवनीश ये पत्रचार व्यवहार करता था, ठीक है, सुमंत भी कहिए, सचिव या सुरवनीश ये पत्र व्यवहार देखता था। सुमंत या दबीर, ठीक है, सुमंत कहिए दबीर कहिए, विदेश मंत्री हुआ करता था। न्यायाधीश, ठीक, ये न्याय मंत्री था। पंडित राव ये धार्मिक कार्य का मुखिया होता था। सर ए नौबती सेनापति होता था, ठीक है, जो इनके शिवाजी के अष्टप्रधान थे, ठीक है। अगर कहीं युद्ध होता था तो रणभूमि में सबको सेना का नेतृत्व करने के लिए जाना पड़ता था। मात्र जो न्यायाधीश थे और पंडित थे ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको रणभूमि में नहीं जाना पड़ता था, ठीक है, जो ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, रणभूमि में, ठीक है, इनको नहीं जाना पड़ता। किनको? पंडित राव को और न्यायाधीश को रणभूमि में नहीं जाना पड़ता था, लेकिन बाकी सभी लोगों को सेना का नेतृत्व करने के लिए रणभूमि में जाना पड़ता था जब युद्ध होता था। तो उपयुक्त वर्णित 8 मंत्रियों में से जो पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके सभी को समय पड़ने पर सेनापति के रूप में सेना का नेतृत्व करने जाना पड़ता था। शिवाजी को प्रांतीय प्रशासन जो था उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। करके शिवाजी के समय प्रांत को सरसूबा कहा जाता था, ठीक, प्रांत को सरसूबा कहा जाता था और मुखिया को सरसूबेदार के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपने समय काल में ही अपने साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में कर दिया था। ये 4 प्रांत कौन से थे, ठीक है, उत्तर प्रांत, दक्षिण प्रांत, ठीक है, दक्षिण पश्चिम प्रांत और दक्षिण पूर्व प्रांत। इस बात को याद रखिएगा। शिवाजी, ठीक है, जो पहला प्रांत था उत्तर प्रांत था, दूसरा दक्षिण प्रांत था, फिर दक्षिण पश्चिम प्रांत और दक्षिण पूर्व प्रांत था। जो उत्तर प्रांत था मोरो त्रैके, ठीक है, जो प्रांतपति कौन था, मोरो त्रैको पिंगले इनका पूरा नाम था, ठीक है। जो दक्षिण प्रांत था उसको रघुनाथ पंते इनके नियंत्रण में था। दक्षिण पश्चिम जो प्रांत था वो अन्नाजी दत्तों के नियंत्रण में था। दक्षिण पूर्व का प्रांत था वो दत्तोजी पंत के नियंत्रण में था। शिवाजी के प्रशासन की जो अंतिम इकाई ग्राम होती थी, जो कि शिवाजी के प्रशासन की जो अंतिम इकाई ग्राम था, इसके मुखिया को
पटेल या पाटिल कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाटिल कहिए या तो पटेल कहिए। जो गांव की जो मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम थी, और उस ग्राम का संचालन का जो कार्य होता था वो पटेल या पाटिल के द्वारा होता था। शिवाजी की सैन्य प्रशासन के बारे में चर्चा करिए करके। शिवाजी के सैन्य व्यवस्था का आधार, ठीक है, शिवाजी के सैन्य व्यवस्था का आधार किले, तोप, नौसेना, पैदल सेना और घुड़सवार सैनिक थे। शिवाजी के पास लगभग 250 किले थे, ठीक है, 250 किले थे। इनके द्वारा विजित पहला किला आपका सिंहगढ़ का किला, जो कि 1643 ईस्वी में जीते थे हैं, जबकि अंतिम किला जो जिंजी का किला था, ठीक है, जिसको शिवाजी ने कर्नाटक में जीता था, ठीक है। ये कहाँ पे है? जिंजी का किला कर्नाटक में, ठीक है। ये 1680 के आसपास जीते थे हैं जिंजी का किला। जिंजी का किला कब जीते? 1680 के आसपास जिंजी का किला शिवाजी के द्वारा जीता जाता है। शिवाजी के पास कई तोपे थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिवाजी के पास कई तोपे थे। इनको पुर्तगालियों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों से खरीदा था, ठीक है। शिवाजी ने पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों से बहुत सारे तोपे खरीदे थे करके। शिवाजी के पास नौसेना भी थी, ठीक है। शिवाजी के पास एक नौसेना थी। इनके मुखिया को नौसैनिक अड्डों में कल्याणी, ठीक है, किलवा और भिंडी थे। जो आपका जो पत्तन था उस समय कल्याणी था करके, किलवा था और भिंडी पत्तन थे। शिवाजी की जो पैदल सेना था उसकी थोड़ी सी विशेषता देख ली। शिवाजी के समय जो पैदल सेना पाइक कहलाता था। ये अभी बिहार का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया जो शिवाजी की पैदल सेना थी उसको किस नाम से जाना जाता था, तो पाइक। इनकी पैदल सेना का सबसे जो छोटा अधिकारी होता था उसको नायक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बढ़ते क्रम में जो अधिकारी थे उनको देख लीजिए। नायक, नायक के ऊपर आपका हवलदार होता था, हवलदार के ऊपर जुमलादार, जुमलादार के ऊपर एक हजारी, उसके बाद से ये सप्रा हजारी, ठीक है, सप्रा हजारी, और फिर सर ए नौबत या मुख्य सेनापति होता था, ठीक है। जो सेना में बढ़ते क्रम एक बार और देखिए। जो सबसे नीचे वाला क्रम था वो नायक था, ठीक है। नायक के बाद आपका उसके ऊपर हवलदार होता था, हवलदार के ऊपर जुमलादार होता था, जुमलादार के बाद एक हजारी होता था, फिर उसके पास सप्रा हजारी, ठीक है, या सप्त हजारी, फिर सर ए नौबत सबसे ऊपर होता था, जिसको मुख्य सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी का जो घुड़सवार सेना थे वो शिवाजी के समय में ही अश्वरोही या घुड़सवार सेना थी। यह दो भागों में बटी हुई थी, एक बागीर थी और दूसरा आपका सिलहेदार था, ठीक है। जो शिवाजी के समय घुड़सवार थे, एक बागीर थे और दूसरे सिलहेदार थे। जो बागीर थे ये शिवाजी की अस्थाई घुड़सवार सेना थी और इनको नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। किनको? बागीर को। जो सिलेदार थे या शिवाजी के अस्थाई घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है। यह नियमित रूप से वेतन नहीं लेते थे, ठीक है, मतलब इनको नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह आवश्यकता पड़ने पर भर्ती किया जाता था। बढ़ता हुआ क्रम देखिए। जो वो तो नायक, ठीक है, जुमलादार, सर ए नौबत, ये सब के सब कितने पैदल सेना के अधिकारी थे। अब ये घुड़सवार सैनिक अधिकारी जो हवलदार सबसे नीचे था, वहाँ पे नायक सबसे नीचे था, जुमलादार वहाँ पे दूसरे नंबर पर, यहाँ पर भी, फिर एक हजारी तीसरे नंबर पे। पैदल सेना में भी होता था और घुड़सवार में भी पंच हजारी, जहाँ पर वहाँ पर क्या था, सप्र था, ठीक है, सप्र हजारी होता था, ये पंच हजारी है। सर ए नौबत या मुख्य सेनापति यहाँ पर भी सबसे ऊपर होता था, ठीक है। जो सर ए नौबत पोस्ट था इसमें सभी आ जाते थे, ठीक है, घुड़सवार है, हाथी वगैरह सारे इसी में शामिल होते थे। शिवाजी के आय के साधन क्या थे? आय के साधनों में हम चौथ, सरदेशमुखी, ठीक है, भू राजस्व को देख सकते हैं। चौथ क्या था? यह शिवाजी के आय का मुख्य साधन होता था और इसे सुरक्षा कर, ठीक है, सुरक्षा कर के रूप में भी देखते थे, क्योंकि शिवाजी अपने पड़ोसियों से, ठीक है, भाग, ठीक है, 1/4 भाग, ठीक है, शिवाजी अपने पड़ोसियों से 1/4 भाग के रूप में यह वसूलते थे तथा अपने पड़ोसियों की सुरक्षा का दावा करते थे। चौथ कहने का मतलब है जो उनका इनकम होता था उनके पड़ोसी क्षेत्रों पे, उसका 1/4 भाग शिवाजी लेते थे और कहते थे कि इसके बदले आपकी हम सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ चौथ था। अब सर ये देशमुख क्या था? सर देशमुख यह कर वसूले गए क्षेत्र की आय का 1/10 होता के रूप में लिया जाता है। सारे देश मतलब मैं इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हूँ और आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग हमको कर देंगे। इसको आधार बना करके सरदेशमुखी के रूप में 1/10 भाग शिवाजी ने कर वसूला, ठीक है। चौथ में कितना था? पूरी आय का 1/4। सर ये दसमुख में थे कि 1/10 भाग वसूला जाता था, ठीक है। अब भू राजस्व के बारे में थोड़ा सा देखिए।
शिवाजी ने अपने समय काल में भू राजस्व की एक रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था और इस व्यवस्था में भूमि को मालिकाना हक कृषकों के पास रखा गया और इस व्यवस्था को ही शिवाजी ने अहमदनगर राज्य से गृहीत किया था। ठीक है, जो अहमदनगर राज्य था उस समय, ठीक है, बीजापुर और अहमदनगर दो राज्यों की स्थापना 1336 और 1347 ईस्वी में। जो विजयनगर था उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में, ठीक है, और अहमदनगर की स्थापना 1347 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल में होता है। ठीक है, तो उसी में से जो अहमदनगर था उसमें जो भू राजस्व की प्रणाली थी वो रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसानों के पास भूमि का मालिकाना अधिकार होता है। ठीक है, और उस पर जो भी वो अपना उत्पादन करते हैं, मतलब मालिकाना अधिकार होने का मतलब ये हुआ कि वो उस भूमि का मालिक है, उस भूमि को गिरवी रख सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं किसान। ठीक है, मतलब शिवाजी अपने क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाए थे। शिवाजी भू राजस्व कर के रूप में किसानों से प्रारंभ उनकी आय का 1/3 भाग मतलब 33%, जबकि अंत में कर की राशि बढ़ा करके 2/5 भाग कर दिया गया। शिवाजी की जो धार्मिक नीतियाँ थी, क्या मतलब 1/3 से लेकर के 2/5 तक शिवाजी के समय भू राजस्व कर वसूला गया। शिवाजी की धार्मिक नीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। कह रहा है कि शिवाजी ने अपने समय काल में धर्म क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता अथवा धर्मनिरपेक्षता की नीति को लागू किया था। हालांकि इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की अन्य नीतियों की कटु आलोचना की थी। इतिहासकार खफी खान था उसमें, वो शिवाजी की नीतियों की कटु आलोचना करता है, लेकिन इसने धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। ठीक है, जो शिवाजी की अन्य सारी नीतियाँ थी उसकी तो उसने कटु आलोचना की, लेकिन जो शिवाजी की जो धार्मिक नीतियाँ थी, मतलब अन्य प्रशासनिक और सैनिक नीतियाँ या उनके साम्राज्य विस्तार की जो नीति होता था शिवाजी का, उसका खफी खां काफ़ी आलोचना करता है। लेकिन जो शिवाजी की धार्मिक नीति थी पूरी तरह से सहिष्णुता पर आधारित थी और उसकी ये प्रशंसा करता है। कौन? इतिहासकार खफी खां। शिवाजी की मृत्यु जब वह 1680 ईस्वी में हो गई, तब इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र संभाजी बनते हैं। ठीक है, संभाजी की हत्या और उसके मंत्री कवि कलश की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, ये नांदेड़ में, ठीक है, गुल खां नाम एक औरंगजेब का अधिकारी था। ठीक, नांदेड़ में एक नांदेड़ नाम का स्थान है महाराष्ट्र में। ठीक है, नांदेड़ में, ठीक है, गुल खां, ठीक है, उसका गुल खां था नाम था। ठीक है, गुल खां नामक एक अंग्रेज का अधिकारी या था। इसने संभाजी और कवि कलश को पकड़ करके बड़ी बुरी तरह से मारता है। मार करके इनके चमड़ा उतार करके उसमें भूसा भर देता है। ये सर्वा बड़ी खतरनाक था। संभाजी के समय शिवाजी का दूसरा पुत्र जो राजाराम द्वितीय छत्रपति बनता है, जबकि मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके कुछ ही समय बाद इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो शिवाजी का दूसरा लड़का राजाराम प्रथम था, वो छत्रपति बनता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? राजाराम प्रथम की, तब इसकी पत्नी ताराबाई, राजाराम प्रथम की जो पत्नी थी ताराबाई थी, जबकि संभाजी और ये राजाराम दोनों भाई थे। ठीक, संभाजी बड़े थे और राजाराम छोटा था। पत्नी ताराबाई, जो राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 2.5 या 3 साल का था, शिवाजी द्वितीय के नाम से छत्रपति बनाया और संरक्षिका बन गई। कौन? ताराबाई। जीजाबाई नहीं, जीजाबाई शिवाजी की माताजी थी, ये ताराबाई हैं। ठीक है, शिवाजी द्वितीय के बाद जो शाहू छत्रपति बनता है, ठीक है, शाहू ये संभाजी का लड़का था शाहू। ठीक है, शाहू संभाजी का लड़का था और ये मुगलों को कैद में था। जब औरंगजेब मर जाता है, मुगल सत्ता कमजोर होती है जब अंग्रेजी की मृत्यु के बाद, तो शाहू को उधर से छोड़ देते हैं सब। ठीक है, मुगलों ने अपने कैद से शाहू जी को छोड़ देते हैं। इसके समय वर्ष 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, शाहू और ताराबाई के मध्य होता है। शाहू ने शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया। शिवाजी द्वितीय बोले तो ताराबाई थी। ठीक है, शिवाजी द्वितीय तो अल्प वयस्क था, ये युद्ध में रणभूमि में कहाँ जाएगा। युद्ध में जो नेतृत्व संभाला था वो ताराबाई संभाली थी, राजाराम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की माताजी। इन्हीं के समय 1761 ईस्वी में वारणा की संधि होता है। ठीक, वारणा की संधि होता है। इसके द्वारा मराठा साम्राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित सतारा को अपनी राजधानी बना करके शाहू यहीं से रहने लगा। ठीक है, शाहू यहीं पर रहने लगा, जबकि दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर को अपनी राजधानी बना करके ताराबाई ने अपने पुत्र के साथ यहीं पर रहने लगी। अब देखिए, अब मराठा साम्राज्य का 2 भाग हो जाता है 1731 आते आते। ठीक, एक वारणा की संधि होती है ताराबाई और
साहू के मध्य, ठीक है। साहू कौन था? ये संभाजी का पुत्र था, ठीक है। शिवाजी द्वितीय कौन थे? ये आपका राजाराम प्रथम का लड़का था, ठीक है। ताराबाई इधर से नेतृत्व कर रही थी, उधर से संभाजी नेतृत्व, साहू नेतृत्व कर रहा था। ये दोनों जो कि मध्य एक वरना की संधि होती है और मराठा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी महाराष्ट्र में बट जाता है। उत्तरी महाराष्ट्र में उसकी राजधानी सतारा थी और एक इसके नियंत्रण में था, साहू के नेतृत्व में था, ठीक है। और दक्षिणी महाराष्ट्र था, इसकी राजधानी कोल्हापुर था और ये ताराबाई के नेतृत्व में था, ठीक है। जो करके अंतिम मराठा छत्रपति के रूप में राजाराम द्वितीय होता है, ठीक है। राजाराम द्वितीय होता है, शिवाजी द्वितीय का लड़का था, को देखने को मिलता है। और इसी के समय, मतलब इसी के समय वर्ष 1750 ईस्वी में एक संगोली की संधि होता है और इस समझौते के द्वारा मराठा साम्राज्य का मुखिया पेशवा बन जाता है, ठीक है। 1750 में जब एक संगोली की संधि होती है, अब यहाँ से पेशवाओं का खेल स्टार्ट होता है। छत्रपति अब नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख हो जाता है, ठीक है। ये कहने के लिए तो साम्राज्य का अधिकारी था, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नियंत्रण नहीं था। किसके पास? छत्रपति के पास। संवैधानिक प्रमुख हो जाता है और साम्राज्य का जो सारा नियंत्रण पेशवा के हाथ में आ जाता है संगोली की संधि के द्वारा 1750 ईस्वी में, ठीक है। संगोली की या संगोला की संधि होता है। पेशवा पूना में था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब पेशवा पूना में रहता था, यहाँ से सारी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता था, जबकि जो छत्रपति थे इस सतारा में बैठे रहते थे, ठीक है, दुर्लभ रहता था, ठीक है। अब देखिए अगले वाले लेक्चर में हम लोग पेशवा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस पे आधारित और आधुनिक भारत के जो बेहतर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे PYQ के फॉर्म में है, ठीक है। आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।